गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का 5 तरह का कूलर। अब बताओ कैसा लग रहा है हमारे ये जुगाड़ू कूलर? बहुत शानदार लग रहा है मेरी 5 बहू का ये जुगाड़ कूलर। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अब मैं भी ठंडी ठंडी हवाओं में इस गर्मी में सो सकूंगी। आखिर ये कैसा परिवार था जो अजीब व गरीब चीजों से जुगाड़ करके अपने लिए कूलर बना रहा था? आखिर इस परिवार का इस तरह के कूलर बनाने के पीछे की वजह क्या रही होगी? आइए बारीकी से इनके हालात को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ जी, घर में पंखा नहीं है क्या? पंखा चलाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माँ जी, जल्दी जल्दी पंखा चलाइए ना और ठंडी हवा लगने दीजिए शरीर में। इस गर्मी में इस भारी लहंगे को पहने पहने तो मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। हाँ हाँ, चला रही हूँ बहू, आओ घर के अंदर तो आओ। 5 बहू घर के अंदर आती हैं। एक कमरे में पूरा ससुराल रह रहा होता है। तभी सुनैना पंखे को चलाती है जो कि बहुत ही स्लो मोशन में घड़ घड़ की आवाज करते हुए चल रहा होता है। अरे माँ जी, कैसा पंखा है? एक तो इतना आवाज कर रहा है, ऊपर से इतना धीरे चल रहा है। इतनी गर्मी में अगर इस रफ्तार से ये चलेगा तो हमारी तो रात ही काली हो जाएगी। आरती, हमारे घर में यही एक पंखा है और हम सबको इसी पंखे के नीचे सोना होता है। और अभी मैं जमीन पर बिस्तर करेंगे तो तुम्हें भी यही इस पंखे के नीचे ही सोना है। इस खटारे के नीचे नींद कैसे आएगी? ऊपर से गर्मी के कारण इतनी बेचैनी हो रही है। अब सुनैना जमीन पर बिस्तर करती है जहां 5 बहू अपने पति के साथ जमीन पर सो जाती हैं। दूसरी तरफ सुनैना भी सो जाती है। हे भगवान, ये पंखा तो जरूरत से ज्यादा ही स्लो चल रहा है। जैसे तैसे 5 बहू अपनी रात को काटती हैं। अगले दिन सुबह। माँ जी, रात में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए पंखे का कुछ करिए ना, या तो एक सस्ता कूलर ले लीजिए। ऐसी गर्मी में तो हम सो ही नहीं पाएंगे। कूलर लेना इतना भी आसान नहीं है खुशबू। एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से गर्मी में कूलर का दाम सिर चढ़कर बढ़ जाता है और अभी हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम कूलर खरीद सके। अब धीरे धीरे 5 बहू को समझ में आ जाता है कि उनके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद 5 बहू अपने ससुराल में गर्मी के दिन जैसे तैसे काट रही थी। एक दिन प्रेरणा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। हे भगवान, इस चूल्हे में से तो बहुत तेज आग का भपका आ रहा है। मेरा तो पूरा शरीर तप रहा है। अभी कूलर होता तो फटाफट खाना बनाकर कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाती। तभी वहां पर निधि आती है। अरे प्रेरणा, तुम ये जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बनाओ और इसे बंद करो। तुम देख रही हो घर में कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। सांस भी नहीं लिया जा रहा है, घुटन महसूस हो रही है मुझे। हाँ, बस बन ही गया। कुछ देर बाद सारा परिवार दोपहर का खाना खा रहा होता है कि तभी खिड़कियों में से गर्म हवाएं लू सीधे घर में घुसती जा रही थी। अरे यार, एक तो ये घर इतना गर्म हो रहा है, ऊपर से ये गरम गरम खाना, और अब तो हद ही हो गई है। इन खिड़कियों में से ये गरम गरम हवाएं भी हमारे घर के अंदर ही घुस रही हैं। पिंकी अपने सभी परिवार को परेशान होता देख अपने हाथ में लकड़ी के पंखे को उठाती है और उस पर बहुत सारा पानी गिरा देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? इस लकड़ी के पंखे पर पानी क्यों डाल दिया? माँ जी, खिड़कियों से गरम गरम हवा सीधे घर में घुस रही है और ये पंखा भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इस लकड़ी के पंखे को पानी में गीला कर दिया है। अब इस पंखे से मैं जब तक आपको हवा करूंगी, ये ठंडी हवा ही आपको देगा। 1 मिनट, ये क्या कहा मैंने? ये गीली लकड़ी ठंडक देगा? वाह, ये आइडिया मुझे ये पहले क्यों नहीं आया? क्या हुआ पिंकी, क्या बड़बड़ाने लगी? अच्छा, ये देखिए, इस पंखे से मैं आपको हवा कर रही हूँ। आपको हवा ठंडी लग रही है ना? हाँ, इस गीली लकड़ी के पंखे से हवा तो बहुत ठंडी आ रही है। हाँ बहू, हवा तो बहुत अच्छी आ रही है इससे। तो बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं इसी लकड़ी से लकड़ी का कूलर बनाऊंगी। क्या, लकड़ी का कूलर? लकड़ी का कूलर। अब पिंकी अपने जुगाड़ू तरीके से लकड़ी का कूलर बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन एक कूलर होने की वजह से इतने बड़े परिवार को ठीक तरीके से हवा नहीं लगती थी और रात में जमीन भी धूप से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी। तभी एक दिन, ये जमीन कितनी ज्यादा गर्म हो रही है, मैं इस पर थोड़ी देर में और सोऊंगा तो शरीर पर गर्मी के छाले हो जाएंगे और इस एक कूलर की हवा पूरे कमरे को ठीक तरीके से ठंडा भी नहीं कर पा रही है। आप सही कह रहे हैं, जमीन तो सच में बहुत गर्म हो रही है। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। आरती को कुछ समझ नहीं आता और वो बिना कुछ सोचे समझे जमीन पर पोछे बोरे को उठाती है और पानी में भिगोकर कूलर के सामने टांग देती है। हाँ, ये बोरी यहीं रहने दो, अब थोड़ी राहत और ठंडक मिल रही है। गोविंद जी तो सही कह रहे हैं, ये गीली बोरी तो सच में ठंडक दे रही है। क्यों ना मैं इस बोरी से ही कूलर बना लूं। अगले दिन सुबह आरती बोरियों को इकट्ठा करती है और एक सुंदर कूलर बनाकर उसमें सेकंड हैंड एग्जॉस्ट फैन लगाती है और उसको चारों तरफ से गीला करती है और जब तक बोरियां गीली होती हैं तब तक पूरे घर में ठंडी हवाएं आती रहती हैं।
चलो प्रेरणा, जब तक सभी लोग ठंडी हवाएं खा रहे हैं तब तक हम बाहर से कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। निधि प्रेरणा सामान लेकर घर आ रही होती है, लेकिन गर्मी से इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो बीच रास्ते में ही रुककर ठंडी ठंडी घास पर बैठ जाती हैं। अरे प्रेरणा, इतनी धूप में भी ये घास देखो कितनी ठंडी है, और मैं गर्मी से इतनी परेशान हो रही थी, लेकिन इस ठंडी ठंडी घास पर बैठते ही मेरी तो सारी थकान और गर्मी दूर हो गई। सोचो, कड़ी धूप में ये घास जब इतनी ठंडक दे सकता है, तो जब हम इसे घर में कूलर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें कितनी राहत देगा। निधि बिना कुछ सोचे बड़ी बड़ी घासों को काट लेती है, जिसके बाद प्रेरणा और निधि घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी कुछ दूर चलने पर वो देखते हैं कि एक कांच की फैक्ट्री के मालिक बहुत सारे कांच को जमीन पर फेंक रहा होता है। भैया, आप इस कांच को फेंक क्यों रहे हैं? अगर आपको जरूरत नहीं है तो मैं इन सभी कांचों को रख सकती हूँ। हाँ हाँ रख लो, मेरे लिए तो यह कूड़ा कबाड़ा है। प्रेरणा, ये कांच क्यों लिए हैं तुमने? आखिर करोगी क्या इससे? इस कांच से हम कूलर बना सकते हैं निधि, और सोचो कितना प्यारा लगेगा पारदर्शी कूलर मेरा, और कांच में पानी ज्यादा देर तक ठंडा भी रहेगा तो हवा भी ठंडी ठंडी ही आएगी। अरे वाह, ये जुगाड़ भी कुछ कम नहीं है प्रेरणा कूलर बनाने का। वहीं दूसरी तरफ कड़ी धूप में पटपटाती हुई खुशबू अपने पति केशव को खाना देने के लिए जाती है, जहां केशव ईंटों में पानी डाल रहा होता है। अरे जल्दी जल्दी इन सभी ईंटों में पानी डालो, जब तक इन ईंटों में पानी रहेगा ये ईंटें ठंडी रहेंगी, और उसके बाद तुम सभी लेबर्स को ये गरम गरम ईंट अपने माथे पर उठानी भी पड़ेगी। सुनिए जी, खाना लाई हूँ, खा लीजिए। हाँ हाँ आया। केशव जमीन पर बैठकर कड़ी धूप में खाना खा रहा होता है। खुशबू अपने साड़ी के आंचल से केशव को हवा कर रही होती है। सुनिए जी, उस समय आपके मालिक क्या कह रहे थे? ईंट पानी ठंडक। अच्छा वो, अरे तुम्हें वहां वो ईंट सेती हुई दिख रही है, मालिक इन्हीं ईंटों में पानी पटाने को कह रहे थे, और वैसे भी ईंट जितनी देर तक गीली रहती है वो उतनी ठंडी रहती है, और इस कड़ी धूप में ये ठंडी ठंडी ईंट उठाने में हमें ज्यादा थकान भी नहीं होती, और आसानी से हम ठंडी ईंटों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या मैं इन ईंटों में से 100 से 200 ईंट ले सकती हूँ? अरे भला तुम्हें ईंटों का क्या काम? पहले आप दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। अब खुशबू उन गीली ईंटों को लेकर घर पर आती है। वहीं प्रेरणा और निधि भी अपने शीशे और घास के कूलर को बना रही होती है। उसके साथ साथ खुशबू भी अब अपने ईंटों से कूलर बनाना शुरू करती है, जिसके बाद 3 शानदार कूलर बनकर फिर से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए माँ जी, आपकी 5 जुगाड़ बहू ने देखते ही देखते 5 तरह के कूलर बनाकर तैयार कर दिया। घास का कूलर, लकड़ी का कूलर, शीशे का कूलर, बोरे का कूलर, ईंट का कूलर। अब इस 5 तरह के जुगाड़ कूलर से हमारा घर इस भीषण गर्मी में शिमला की तरह ठंडक देगा, शिमला की तरह। अब कुछ ही देर में उनके 5 पति भी अपने दफ्तर से घर आते हैं और 5 तरह के अनोखे कूलर को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, अच्छा खुशबू, तो ये ईंट तुमने मुझसे इसलिए मांगे थे, लेकिन तुम 5 ने अपने जुगाड़ से इतने शानदार 5 कूलर बनाकर तैयार कर लिए, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी जुगाड़ू बहू का जवाब नहीं। मुझे तो लगा था कि हमारी गरीबी देखकर मेरी ये 5 बहू भीषण गर्मी में अपना ससुराल छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन इन्होंने तो अपनी मेहनत से अपने ससुराल वालों के लिए 5 तरह के जुगाड़ू कूलर बनाकर तैयार कर दिए। अब तो ठंडी ठंडी हवाओं में खाना खाएंगे और ठंडी ठंडी हवाओं में सोएंगे। और निधि, तुम्हें तो चूल्हे के पास अब खाना बनाने में गर्मी भी नहीं लगेगी। अब 5 बहू अपनी जुगाड़ से 5 तरह के कूलर बनाकर तैयार करती हैं और अपने गरीब ससुराल वालों की गर्मी में किए गए संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, और वो कूलर को जरूरतमंद लोगों के लिए भी बनाती हैं और बेचती हैं। मानसरोवर गांव के गरीब किसानों का झुंड अपने अपने खेतों में कड़ी धूप में हल जोत रहे हैं। चल चल चल, हुर, 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 हुर। अरे बाप रे बाप, सीताराम काका, अब के बरस तो गर्मी आग बरसा रही है। गर्मी के मारे इतने पांव जल रहे हैं कि जमीन में हल भी नहीं चलाया जा रहा। सच में गोपी, इस साल तो बड़े जोर की गर्मी है। फगुन हट भी लू की तरह कहर बरसा रही है। आज से 20-25 बरस पहले तो फगुन हट की बयार माघ पूस के मौसम जितना जाड़ा उखाड़ के रख देती थी। इसी तरह एक दूसरे से बतियाते हुए गरीब किसान खेत जोत लेते हैं। वैसे तो मानसरोवर गांव में बहुत गरीबी थी, लोग कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन फिर भी गांव वाले खुशहाल थे। साल भर जमीन पर खेती करके वो अपने लिए इतना अनाज बटोर लेते थे कि बाल परिवार को खिला सके, क्योंकि गांव में नदी, तालाब, नहर, कुआं में जल के सोते बहते थे, जिससे फसल की सिंचाई अच्छी खासी होती थी। अरे ओ सरला, रूप, कविता, चंपा, अरे कहाँ रह गई? सबकी सब आज खेतों में खाना बैठाने नहीं चलना है क्या? हम सबके मर्द बाट जो रहे होंगे ना।
बस बस आ गई हीरामणि काकी। अरे सरला, तू तो पसीने में एकदम तर हो गई है। क्या कर रही थी? बस पूछो मत हीरामणि काकी, चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। कन्हैया के बापू ठंडी रोटी खाते नहीं है। फिर सारे किसानों की पत्नियां अपने बाल बच्चों के साथ खाना लेकर खेत में आ जाती हैं। जी आ जाओ, पहले रोटी खा लो, बाकी का खेत बाद में जोत लेना। अरे ओ सीताराम काका, चलो पहले रोटी खा लेते हैं, थोड़ी देर छाव में सुस्ता भी लेंगे। सारे किसान बहते नीर के शीतल पानी में हाथ मुंह धोकर खाने बैठते हैं, मगर थाली में सूखी रोटी और प्याज देखकर गरीबी भरी हालत के चलते सबका मन कच्चा हो जाता है। जाने ऊपर वाले ने हम किसानों का भाग कौन सी कलम से लिखा है, जो हम जमीन सींच कर फसल उपजाते हैं, जिससे सारा संसार खाता है, लेकिन फिर भी हमारे भाग्य में यह दुख भरी रोटी खाना लिखा है। गोपी, ऐसा बोलकर अन्न का अनादर मत कर। भगवान की तरफ से जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक तरफ सारे किसान रोटी खाते हैं, वहीं बैले भी झुंड में झूमते हुए पानी पीती हैं। पेड़ झमाझम झूमते हुए हवा दे रहे थे। आहा, कितनी ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही है। सारी थकावट मिट गई काका। इस भीषण गर्मी के मौसम में हम गरीब गांव वालों को तो पेड़ पौधों की ठंडी हवा का ही सहारा है। हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि घर में एसी, पंखा, कूलर कुछ भी नहीं है। सारे राज तो मुखिया भोगता है। इतने में एक जोगी बाबा गाय की बछिया को लेकर चले आते हैं। गाय गर्मी से बेहाल और प्यास से आतुर थी। जरा सुनो बेटा, मेरी बछिया बड़ी प्यासी है, मैं थोड़ा सा पानी पिला दूं नहर से। हाँ क्यों नहीं बाबा, इस नहर का पानी एकदम मीठा है, पिला दीजिए। बाबा बछिया की रस्सी छोड़ देता है। प्यासी बछिया हांफते हुए नहर में से पानी पीती है। तभी छोटा सा कन्हैया बाबा के चमक भरे चेहरे को टुकुर टुकुर देखता हुआ अपनी झूठी रोटी खाने को पूछता है। बाबा जी, आपको भी भूख लगी होगी ना, ये लो मेरे हिस्से की रोटी आप खा लो। कन्हैया, जोगी बाबा को झूठन खिलाओगे? बिल्कुल ज्ञान बुद्धि नहीं है। जोगी बाबा मंद मंद मुस्कुरा कर रूपा से कहते हैं, उसे डांटो डपटो नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों के मन में कोई छल कपट नहीं होता है। राम जी ने भी तो भक्त शबरी के झूठे बेर खाए थे। जोगी बाबा उस झूठन थाली में से रोटी तोड़कर खा लेते हैं और फिर कुछ देर बाद अपनी बछिया को लेकर गांव से चले जाते हैं। अब रोजाना बाबा बछिया को लेके गांव में आते, वहीं औरतें भी बछिया के लिए एक रोटी बनाकर लेके आने लगती हैं। गांव वालों का बाबा के साथ स्नेह प्रेम हो जाता है, मगर एकदम से गर्मी का मौसम कहर बनकर मानसरोवर गांव पर टूटता है, जिससे सारे नदी, तालाब, नहर सूख जाते हैं, खेत भी बंजर हो जाते हैं। सीताराम काका, नहर, नदी, तालाब एकदम सूख गए। अब हम अपने खेतों की सिंचाई पानी के बगैर कैसे करेंगे? अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर हमने समय रहते खेतों में पानी नहीं पटाया तो सारे बीज जमीन में ही मर जाएंगे। मगर इसका समाधान भी तो नहीं सूझ रहा गोपी। सब मुखिया जी के पास चलते हैं। परेशान गांव वाले पसीने में तर भूखे प्यासे मदद की उम्मीद लेके मुखिया माखनलाल की कोठी में आते हैं, जहां काफी ठंडक थी। चारों तरफ एसी चल रहा था। आओ आओ सीताराम, किशन, गोपी, सरजू, कहो कैसे आना हुआ? बस हम सब गरीब किसान आज आपके पास एक अर्जी लेकर आए हैं। माई बाप, आप तो देख ही रहे हैं, गर्मी के चलते पूरे गांव में सूखा पड़ गया है। अगर समय रहते खेत की सिंचाई नहीं हुई तो फसलें तैयार नहीं होगी और हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। मगर आप चाहे तो दूसरे गांव की नदी का पानी हमारे गांव में ला सकते हैं। मगर मुझे इसका क्या लाभ होगा सीताराम? अरे तुम अपने खेत की फसल क्या मुझे थोड़े ना दे दोगे? मैं नदी का पानी अपने गांव में मंगवा लूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने खेत का 90% फसल देनी होगी। मुखिया की शर्त सुनकर गरीब किसानों का परिवार हताश होकर लौट आता है। गर्मी के चलते अब हवा पानी के बिना उनके माल जाल पशु मरने लगते हैं। वहीं मुखिया मौज उड़ा रहा था। सबके शरीर दानों से भर जाते हैं। माँ, मुझे बहुत खुजली मच रही है, गर्मी लग रही है, पंखा लगवा दो ना घर में। हाँ, पिछले साल पिताजी ने कहा था वो पंखा लगाएंगे। देखो ना मुझे कितनी घमौड़ी हो गई है। गर्मी से बेहाल बच्चे अपना शरीर खुजलाकर खून से लथपथ हो जाते हैं और गोलू बेहोश हो जाता है। अरे गोलू, उठना बेटा। हाय राम, ये निगोड़ी गर्मी मेरे बेटे को निकल गई। इतने में जोगी बाबा चौखट पर आ जाते हैं। साधु महाराज, कुछ कीजिए, मेरा बच्चा नहीं उठ रहा है। रो नहीं सरला, बच्चा मरा नहीं, केवल मूर्छित है।
बाबा जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है वो उठ जाता है। बाबा पूरे गांव के हालात को देखते हैं, जहां जमीन पर बैले दुर्बल दुर्दशा में मरियल पड़ी हुई थी। तभी दूर दराज दूसरे गांव से रूपा सरला मटका भर कर ले आती हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। गर्मी के चलते पांव जल गए हैं, हम दूसरे गांव से थोड़ा सा पानी भर कर लाए हैं। मटके में थोड़ा सा पानी देखकर बाबा उनको कहते हैं, बिटिया मैं भी प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मुझको भी पिला दो। हाँ बाबा ये लीजिए। बाबा अंजलि ओढ़कर पानी पीने लगते हैं। देखते देखते मटका खाली हो जाता है। माफ करना, मैं तुम लोगों का सारा पानी पी गया। कोई बात नहीं बाबा, प्यासे को अगर पानी भी नहीं पिलाया तो क्या पुण्य कमाया। तुम सब कई दिनों के प्यास से आतुर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे पीने का पानी दिया, जरा भी कुरकुरी नहीं। मैं तुम्हारे गांव को आशीष देता हूँ। आज के बाद तुम्हारा ये गर्मी वाला गांव सदा के लिए जादुई ठंडा गांव बन जाएगा, जहाँ दुख गरीबी दांत पीसना नहीं होगा, खुशी होगी। बाबा के इतना कहते ही मानसरोवर गांव से गर्मी का मौसम बदलकर जादुई ठंडा गांव बन जाता है। बंजर जमीन से जल के सोते फूट पड़ते हैं, जिसमें से दूध की धारा की तरह मीठा जल बहने लगता है। माँ देखो जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, चलो पानी पीते हैं माँ। यह पानी तो अमृत से भी ज्यादा मीठा है। धन्यवाद बाबा, जो आपने हम गरीब गांव वालों पर दया कृपा की। सीताराम, तुम्हारे इस गांव को मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह गांव सदा के लिए अनुकूलित तापमान वाला ठंडा जादुई गांव रहेगा। तुम्हारे खेत खलियान फसलों से भरे रहेंगे और कभी जल के स्रोत सूखने नहीं पाएंगे। ऐसा वरदान देकर बाबा गायब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। पूरे गांव में ठंडक से ओले बरसने लगते हैं, जिससे पूरा गांव अपने अपने घरों में सुकून भरी नींद सोता है। अगली सुबह जब जादुई ठंडा गांव के निवासी उठकर अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर आते हैं तो पूरे गांव में सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। मौसम में ठंडक थी। ये क्या भला है, जेठ के मौसम में हमारे जादुई ठंडा गांव में जाड़ा पड़ रहा है। अब तो बिना आग तापे गुजारा नहीं है। मगर ये ठंडा मौसम हम किसानों के खेतों में फसल उगाने के लिए लाभदायक है हीरामणि। ऐसा बोलकर सीताराम संतोष भरी मुस्कुराहट देता है और अपना कुदाल उठाकर कड़कड़ाती ठंड में खेतों में पहुंच जाता है, जहां सारे खेतों में अनाज फल सब्जियों की फसल लहलहा रही थी। पूरा गांव ठंडक में फसलों की कटनी करते हैं और सब लोग खुशी खुशी जादुई ठंडे गांव में जीवन यापन करने लगते हैं।